बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एपिसोड नंबर 19 सीज़न नंबर 3 क्लास 9th बायोलॉजी। और जो नया सिलेबस है उसके रिकॉर्डिंग जो हैं ये लेक्चर्स हैं। और डेफिनेटली बेटा लास्ट जो आपका एपिसोड था 18 उसमें हमने सेल स्पेशलाइजेशन जो है वो शुरू की थी और लेक्चर तकरीबन राउंड अबाउट 27 मिनट के राउंड अबाउट था। आपका लेक्चर टाइम जो था वो ख़त्म हो गया तो इसलिए हमने उसको एंड किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसमें हमने पढ़ी। उस टॉपिक में वहाँ पे सेगमेंट्स क्लियर किए थे 3, जिसमें एक था मेसोफिल सेल्स, एक था एपिडर्मल सेल्स और तीसरा था हमने पढ़ा मसल सेल। आज भी हमने 3 ही पढ़ने हैं और इसको हम कंप्लीट कर लेंगे सेगमेंट को। पहला उनमें से आ जाएगा बेटा न्यूरॉन। तो न्यूरॉन हमने कवर करना है कि न्यूरॉन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूरॉन सेल्स, उसके बाद न्यूरॉन सेल्स के बाद दूसरे नंबर के ऊपर आपने देखना है रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स के बाद आपने ये देखना है कि रेड ब्लड सेल्स हमने देखने हैं और फिर हमने उसके बाद समझना है हिपैटोसाइट्स को। तो ये वाला जो आपका एपिसोड होने वाला है कमाल का होगा क्योंकि एमसीक्यूज ढेर सारे बनेंगे, दिल खोल के बनेंगे। तो जल्दी से एमसीक्यूज इकट्ठे करने के लिए जो है वो बाल्टी सामान वगैरह ले आओ। तो चलो शुरू करते हैं। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास आ गया न्यूरॉन, फिर आ गया रेड ब्लड सेल, फिर आ गया हेपेटोसाइट। तीनों ही सेल्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी गैप इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूरॉन के पहले स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर कैसे स्मूथ बन रही है इसकी। आपको भी इसी तरह से इसकी स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करनी है। तो ये आपके पास आ गया जी एक न्यूरॉन। एक न्यूरॉन में ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला रीजन, इस रीजन को हम नाम बेटा देते हैं, वी कॉल्ड इट सेल बॉडी। क्या नाम देते हैं? सेल बॉडी का। सेल बॉडी में ये होता है न्यूक्लियस। और इसके अलावा सेल बॉडी के अंदर ही अगर देखें तो यहाँ पर होता है साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी के अंदर ही क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ये सारा ये आ गया साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद अगर आप गौर से देखो तो आपको यहाँ पे दो इसके एक्सटेंशंस नजर आएंगे, एक ये वाली एक्सटेंशन, एक ये लंबी एक्सटेंशन। तो ये जो लंबी एक्सटेंशन होती है ना, इसको हम नाम देते हैं एक्सॉन रीजन का। न्यूरॉन का कौन सा रीजन है? एक्सॉन। और ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला, इसको आप नाम देते हो डेंड्राइट रीजन का। इनमें फर्क क्या होता है कि मान के चलो कि यहाँ पे टच किया, मेरे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा, तो टच करने से जो पैगाम को इधर से ब्रेन तक लेके गया वो कौन लेके जाएगा? न्यूरॉन लेके जाएगा। अगर मैं आपको जनरली पूछूं तो आपने कहना है कि हमारी बॉडी का सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल होता है, लॉन्गेस्ट सेल, तो वो आपके पास कौन सा होता है? वो न्यूरॉन सेल होता है। इसकी हाइट इतनी होती है, लेंथ इतनी होती है कि 3 मीटर तक हो सकती है। एक बंदे के भी 3 मीटर हाइट नहीं होती है आज के दौर में, तो ये 3 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। फिर लेकिन अगर मैं लार्जेस्ट सेल की बात करूं तो लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? तो मैंने आपको प्रीवियस जो एपिसोड से, एपिसोड नंबर जो 2 था, उसमें मैंने बताया था कि सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है और हम उसको आम आंख से सेल को देख सकते हैं। उसका नाम है ऑस्ट्रिच एग सेल। ऑस्ट्रिच का जो अंडा है, या मुर्गी का जो अंडा है, वो आम आंख से देखा जा सकता है, लेकिन ऑस्ट्रिच का जो एग सेल होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है। वो एक सेल होता है, वो एक जाइगोट होता है। अच्छा, आपने अब याद रखना है कि न्यूरॉन जो है वो क्या करता है? ये कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्सिस को। तो मैंने लिखा है इट कंडक्ट नर्व इम्पल्सिस। नर्व इम्पल्स क्या होती है? नर्व इम्पल्स, इसकी डेफिनेशन जरूर लिखना। ये पैगाम होता है, नर्व इम्पल्स इज इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। नर्व इम्पल्स इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल wave that travels along length of neuron। मतलब ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल वेव होती है जो बॉडी में न्यूरॉन के साथ साथ जो है वो ट्रेवल करती है। मतलब जब यहां से किसी ने टच किया तो पैगाम किधर जा रहा है? पैगाम दूर जा रहा है ना उस हिस्से से। तो दूर कौन लेके जा रहा है? मतलब पैगाम को सेल बॉडी से दूर कौन लेके जाएगा? एक्सॉन लेके जाएगा। और सेल बॉडी की तरफ कौन लेके जाएगा? वो डेंड्राइट्स लेके जाएंगे। तो ये आपने फर्क याद रखना है कि डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स में क्या फर्क होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे डेंड्राइट्स जो होते हैं, डेंड्राइट्स, ये एमसीक्यूज बन सकता है, कैरीज impulses towards cell bodies, और axons carry away from cell body।
तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलें तो आपने कहना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो आपका ब्रेन होता है, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, इसके डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हो यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन के डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो? यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। किसी बच्चे को वो डेफिनेशन मुश्किल लगे तो ये वाला सिंपल लिखाना। आरबीसीज की बात कर लेते हैं। इसका दूसरा नाम होता है बेटा जी एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स। बेटा जितने भी कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस होंगे या क्विज सेशंस या फिर मॉक एग्जाम्स होंगे वो आपने इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर लेना, वो फिर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब आरबीसीज की बात करें तो इसकी जो शेप होती है वो होती है बाई कनकेव शेप। इसकी जो बाई कनकेव शेप होती है ना, ये इसको हेल्प करती है ऑक्सीजन को जज़ब करने में। हेल्प्स टू एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जज़ब करने में जो हेल्प करता है वो ये बाई कन्वेक्स जो शेप होती है ना आरबीसी की, वो हेल्प करती है। आरबीसी की बात करें ना तो एक आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होता है ना, मान के चलो कि आपके पास आरबीसी आ गया। इसकी जो बाहर वाली सरफेस होती है ना, इसको कहते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको क्या नाम देते हैं? डोनेंस मेम्ब्रेन का, क्योंकि इसके कुछ खास फीचर्स होते हैं इस वजह से। फिर उसके बाद जब ये आरबीसी मैच्योर हो जाता है ना, एक मैच्योर आरबीसी के अंदर ना एक मैच्योर आरबीसी होता है, तो इस मैच्योर आरबीसी के अंदर बेटा जी, आरबीसी के अंदर आपको न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या दूसरी तमाम ऑर्गेनेल्स जो हैं वो देखने को नहीं मिलती, वो सारी एब्सेंट होती हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर ना एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम क्या होता है? एरिथ्रिन। एरिथ्रिन ना एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। इसी वजह से, रेड कलर के पिगमेंट की वजह से ना इसको हम एरिथ्रोसाइट्स का नाम देते हैं। साइट्स कहते हैं सेल को। समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो वो लोग जो कश्मीर वाली साइड पे रहते हैं या एलिवेटेड रीजन्स में रहते हैं, मतलब जो सतह समुंदर से बुलंद रीजन है, जैसे लाहौर 720 फुट जो है वो समुंदर से बुलंद है और इस्लामाबाद 2000 है, कश्मीर उससे भी ऊपर है, तो उस तरफ रहने वाले लोगों के जो चेहरे होंगे वो फेस जो होंगे वो वाइट और रेड होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप जमीन से हाइट पे जाओगे, समझ में आई ना बात, तो वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। फिजिक्स ये कहती है जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा ऑक्सीजन हवा में कम हो जाएगी। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो होती है आरबीसी। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन बॉडी, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन बॉडी। बेटा जिनके क्वेश्चन है वो लिख लूं, मैं बाद में देखता हूँ। ऑक्सीजन इन बॉडी वो किसकी होती है? वो आरबीसी की होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आरबीसी की अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की ड्यूटी होती है तो ऑक्सीजन तो कम हो गई, लेकिन बॉडी को तो उतनी ऑक्सीजन चाहिए ना, तो फिर क्या होगा? फिर ये होता है कि बॉडी के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है वो कहता है कि ऑक्सीजन तो बढ़ नहीं सकती बाहर, लेकिन आरबीसीज के नंबर बढ़ा दो बॉडी में, ताकि जितने ज्यादा आरबीसीज होंगे उतने ज्यादा हम ऐसे ऐसे जब छोटे छोटे सांस लेते हैं ना, आपको पता है जब हम लोग इधर पंजाब वाली साइड से उधर चले जाएंगे तो हम लोग ऐसे सांस लेते हैं, या कोई किसी को हाइकिंग वगैरह या फिर हिल वगैरह पहाड़ी के ऊपर चढ़ने का शौक है तो उसको ऐसे ऐसे सांस ले रहा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कम है, वो तेज से छोटे छोटे सांस ले रहा होता है क्योंकि उसकी ऑक्सीजन पूरी नहीं हो पा रही। लेकिन वहां पे जो लोग हैं वो नॉर्मल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो आरबीसीज होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं। और आरबीसी के अंदर आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो इस चीज को लेके जाती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है? तो आपने कहना है कि एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होती है ना, एक मैच्योर आरबीसी में 95% क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है। तो 120 डेज इसकी जिंदगी होती है। इसके बाद इसको ये जो नीचे हिपैटोसाइट है ना वो इसको तोड़ देगा, लिवर के सेल्स होंगे वो इसको तोड़ देंगे, और ये बनते के अंदर आपकी जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होते हैं बेटा, ये वहां पे जाके इसकी क्या हो जाती है? फॉर्मेशन हो जाती है। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये तो आपने बता दिया कि इसके अंदर ये होती नहीं है ऑर्गेनेलिस, लेकिन अगर पेपर में वो ये पूछ लिया उसने कि ऑर्गेनेलिस क्यों नहीं होती, तो फिर क्या आंसर करेंगे? तो आपने कहना है क्योंकि एक मैच्योर आरबीसी में 95% हीमोग्लोबिन होती है, और जो आरबीसी का बुनियादी काम होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आरबीसी का बुनियादी काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो वहां से ऑर्गेनेलिस को इसलिए खत्म कर दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। तो इसलिए एक मैच्योर सेल के अंदर जो है वो ऑर्गेनेलिस को क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। हेपेटोसाइट्स की बात करें तो इनका जनरल नाम जो होता है हम इनको कहते हैं कि लीवर सेल्स। लीवर सेल्स जो है इनका बहुत बुनियादी रोल है हमारे बॉडी के अंदर। कैसे? इनका बुनियादी रोल ये होता है कि पहली बात ये कि लीवर जो है ना ये किडनी की भी हेल्प करता है। मतलब अगर मैं बात करता हूँ डाइजेशन की, तो आपके डाइजेशन जो है ना,
डाइजेशन के अंदर ये हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ एंजाइम वगैरह रिलीज कर रहा होता है, जैसे कि बाइल प्रोड्यूस करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। किडनी जो है वो आपकी एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होती है, मतलब वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करती है, तो उसमें भी ये किडनी की हेल्प करता है। किडनी की हेल्प कैसे करता है? किडनी जो है वो क्या बनाती है? यूराइन बनाती है। यूराइन में होता क्या है? यूराइन के अंदर बेटा जी होता है यूरिया। यूराइन के अंदर क्या होता है? यूरिया। उस यूरिया को बनाएगा कौन? उस यूरिया को बनाएगा लिवर सेल। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर लिवर सेल नहीं होगा तो यूरिया नहीं बनेगा, यूरिया नहीं बनेगा तो किडनी यूराइन बना ही नहीं पाएगी। तो इसका मतलब किडनी को हेल्प कौन कर रहा है? बेसिकली वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेपेटोसाइट कर रहा है। लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों ने करना है, वो ये है कि जो आपके पास हेपेटोसाइट है वो देखो आपकी किडनी की हेल्प की, मतलब एक्सक्रीशन में हेल्प की, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प की, उसने डाइजेशन के अंदर हेल्प की, उसने बेसिकली बाइल दिया, एंजाइम दिया, साल्ट्स दिए। तो ये जो लिवर है ना, जब इसको पढ़ते हैं तो ये ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ना ही एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। क्योंकि आपने जो एट्थ ग्रेड में थे तब आपको बताया गया था, 2 रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ाया गया था और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आपको पढ़ाया गया था, कवर है दोनों। तो फिर मेरे को रीजन बताओ कि क्या ऐसी रीजन है कि ये जो है ये उसका पार्ट नहीं होता। ठीक है, इसी तरह से बेटा थर्मोरेगुलेशन इन बॉडी, मतलब बॉडी का जो दर्जा हरारत होता है, थर्मोरेगुलेशन ऑफ बॉडी, बॉडी का जो दर्जा हरारत होता है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? लीवर की होती है। ओल्ड आरबीसीज, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को तोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? इसी की होती है। यूरिया साइकिल किधर हो रहा होता है? लीवर के अंदर हो रहा होता है। इसी तरह से बेटा आपने याद रखना का जो लिवर होता है ये क्या करता है? ग्लाइकोजन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। ग्लाइकोजन फॉर्मेशन या एनर्जी स्टोरेज जो होती है, ये एनर्जी स्टोरेज जो है ये उसके अंदर भी क्या होता है? आपको लिवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आपने याद रखना है कि लीवर जो है इसका रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे चल के एक एमसीक्यू बनेगा कि जो हेपेटोसाइट्स होते हैं बेटा वो आपने याद रखना है कि ये कुछ देर के लिए G0 फेज में जाएंगे। आपका जो आगे वाला सीजन आएगा ना उसके अंदर एक एमसीक्यू बनेगा कि कौन से वो सेल हैं जो G0 फेज में कुछ टाइम के लिए जाते हैं। तो G0 फेज एक ऐसा फेज होता है जिसमें सेल जाके डिवाइड नहीं होता। तो आपने याद रखना है कि हेपेटोसाइट्स होते हैं वो फॉर सम टाइम जो होता है वो G0 फेज में जाते हैं, फिर ये वापस निकल आते हैं। जो लिवर होता है ये ट्रांसप्लांट हो सकता है, मतलब किसी इंसान का लिवर खराब है तो किसी बहन भाई का या भाई का, बाप का, बहन का, किसी का भी लिवर अगर मैच हो जाता है तो वो ट्रांसप्लांट, उसका हिस्सा जो होता है वो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लिवर के भी लोब्स होते हैं तो इसलिए टेंशन वाली बात नहीं होती। लेकिन लिवर के बगैर इंसान जो है वो जिंदा नहीं रह सकता। और लिवर जब खराब होता है तो ये साइज में बड़ा हो जाता है। तो आपने एक नाम सुना होगा हेपेटाइटिस का, कि हेपेटाइटिस हो गया उसको। हेपेटाइटिस क्या होता है कि जब आपका लिवर खराब हो जाए, लिवर की परिस्थितियां खराब हो जाए, वो साइज में बड़ा हो जाए तो उसको क्या नाम दे देंगे? उसको हेपेटाइटिस का नाम दे देंगे। यहीं से आप समझ जाओ कि हेपेटोसाइट लिवर साइज को कहता है, तो हेपेटाइटिस जो है वो इसी से रिगार्डिंग होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेशलाइजेशन, सेल स्पेशलाइजेशन जो कि आपको कवर करवाई गई है। क्लियर होगी बात? अब मैंने आपको 2 एपिसोड्स जो हैं वो करवाए थे, इसमें 18 और 19 के अंदर मैंने आपको थारोली कवर करवाया। ठीक है, और आपने जब ये आपसे एमसीक्यूज में पूछेंगे तो आपसे ये डेंड्राइट एक्सोन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हीमोग्लोबिन कितनी मौजूद होती है, क्या ऑर्गेनाइज होती है कि नहीं होती। फिर हिपेटोसाइट्स के ऊपर पूछा जा सकता है कि बॉडी थर्मोरेगुलेशन का मतलब बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री। वो कौन मेंटेन करता है? वो ये भी मेंटेन करता है। अब देखो सेल स्पेशलाइजेशन तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं जो अपना अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये डेफिनेशन मैंने प्रीवियस एपिसोड्स की लिख रखी थी। तो हमारी बॉडी के अंदर आपने याद रखना है कि अगर मैं रैंडमली बात करूं तो 200 डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स होते हैं ना वो एनिमल की बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बॉडी में आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो अपनी बॉडी का काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब एक आखिरी क्वेश्चन जिसके साथ हम आज का लेक्चर जो है वो एंड करेंगे, वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप ही लोग देंगे, क्योंकि मुझे आइडिया है कि इस एपिसोड में बहुत सारे ऐसे लोग बच्चे होंगे जो इसी के ऊपर फॉल किए होंगे आगे, जिन्होंने स्टार्टिंग वाले नहीं देखे होंगे सीजन 1 के एपिसोड्स भी। तो मुझे आपने ये बताना है कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ जुआलॉजी एंड हु इज द फादर ऑफ द फिजिक्स, हु इज द फादर ऑफ द केमिस्ट्री। क्योंकि मैंने आपको पहले एपिसोड्स के अंदर ये कवर करवाया है, केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के भी और बायो के भी। तो जल्दी से मेरे को बताओ। और एक और चीज, हु इज द फादर ऑफ उर्दू, क्योंकि उर्दू की सब्सक्रिप्शन अभी तक किसी बच्चे ने नहीं ली, इंग्लिश की तो ले रखी है। और मेरे को ये भी बताओ कि जो शेक्सपियर कौन है? शेक्सपियर के बारे में आपने सुन रखा होगा, तो उसके बारे में आपने बताना है कि हु इज द शेक्सपियर ऑफ द उर्दू पोइट्री। सही है, तो शेक्सपियर आपने बताना है कि वो कौन है। तो किसी को आइडिया है तो वो बताएगा। क्लियर होगी बात?
बाकी जो बच्चे होंगे बेटा, जो नए बच्चे ज्वाइन किए हैं, वो अपने कोई किसी टॉपिक की वैल्यूएशन करवाना चाहते हो, टेस्ट चेक करवाना चाहते हो, ये लेना चाहते हो, ये देना चाहते हो, तो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर लेना है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा। बट जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो आप वीडियो को शेयर करो, लाइक करो अपने फ्रेंड जोन्स में, और आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप्स, या आपके जो भी जहाँ पे भी आपके चीज़ें हैं वहाँ पर आप इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।